गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। पीसीबी एंड पीसीएम की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास की सब्जेक्ट है हमारी केमिस्ट्री और पिछली क्लास में हम ठोसों के अंदर वैद्युतीय गुणों पर चर्चा कर रहे थे और वैद्युतीय गुणों पर हमने कुचालक, अर्धचालक और सुचालक 3 प्रकार के पदार्थ पढ़े थे। उसके बाद हमने अर्धचालक पदार्थों को डोपिंग के आधार पर, मिश्रण के आधार पर 2 भागों में बांटा था। एक N प्रकार का अर्धचालक और एक हमने देखा था P प्रकार का अर्धचालक, जिसमें हम पिछली क्लास में N प्रकार के अर्धचालक पर चर्चा कर चुके थे। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट चलेगा वो है P प्रकार का अर्धचालक। P प्रकार का अर्धचालक P प्रकार के अर्धचालक के अंदर क्या होगा कि हमने बताया था कि सामान्यतः जो अर्धचालक होते हैं वो सिलिकॉन व जर्मेनियम अर्थात 14वें वर्ग के तत्वों के बने होते हैं। 14 ग्रुप के अंदर ये अर्धचालक बने हुए होते हैं, लेकिन इन 14 ग्रुप्स एलिमेंट्स के क्रिस्टलों के अंदर यदि हम 13वें वर्ग की 13 ग्रुप की डोपिंग कर दे, मतलब अशुद्धि मिला दे, तो ऐसी कंडीशन में उससे बनने वाले जो अर्धचालक थे उन्हें हमने कहा था P प्रकार के अर्धचालक। और यदि 15 ग्रुप की यदि हम डोपिंग कर दे, मतलब 15वें वर्ग की यदि उनमें अशुद्धि मिला रहे थे, तब तो वो बन रहे थे N प्रकार के अर्धचालक। और यदि 13वें ग्रुप की यदि हम इनके अंदर अशुद्धि मिला दे तो उससे बनने वाले अर्धचालक कौन से कह रहे थे हम उन्हें? P प्रकार के। देखो, यदि हमारा कोई सिलिकॉन और जर्मेनियम का अर्धचालक इस प्रकार से था, जैसे ये सिलिकॉन Si, सिलिकॉन का अर्धचालक बना रहे हैं। सिलिकॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट्स है? 14 ग्रुप्स का, मतलब 14वें वर्ग के तत्व का। और 14वें वर्ग के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इन सबके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से प्रत्येक सिलिकॉन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने प्रत्येक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन वाले सिलिकॉन थे, वो अपने निकटवर्ती 4 परमाणुओं के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा? साझेदारी करेगा। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से 4 सहसंयोजक बंधों का क्या करता है? निर्माण करता है। मतलब कि एक सिलिकॉन, जैसे मैं इस सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ, ये सिलिकॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके निकटवर्ती 4 परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी करता है। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ये 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। तो इस प्रकार से एक सिलिकॉन है जो कितने सहसंयोजक बॉन्ड बनाएगा? 4 कोवलेंट बॉन्ड, मतलब 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। इस प्रकार से प्रत्येक सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करके 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। और हमने प्रत्येक सिलिकॉन के ये 4 सहसंयोजक बंध बना दिए। एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन और इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बना रहा है। इस प्रकार से एक सिलिकॉन कितने सहसंयोजक बंध बना रहा है? 4 सहसंयोजक बंध। लेकिन हमने कहा है यदि इस 14 वर्ग के ग्रुप के क्रिस्टलीय जालक में हम कौन से वर्ग की अशुद्धि मिला दे? 13वें वर्ग की डोपिंग कर दे। कौन से वर्ग की डोपिंग कर रहे हैं हम इसके अंदर? 13वें वर्ग। और 13वें वर्ग में कौन आता है? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम आदि। ये इन तत्वों की यदि इसके अंदर डोपिंग कर दी जाए तो इसके अंदर डोपिंग का मतलब है कि कोई भी सिलिकॉन क्रिस्टलीय जालक के स्थान पर यहाँ पर एल्यूमिनियम, गैलियम या इंडियम में से कोई सा भी तत्व आ जाएगा। यदि हम एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिला रहे हैं तो सिलिकॉन के स्थान पर एल्यूमिनियम आ जाएगा। यदि हम गैलियम की यहाँ पर अशुद्धि मिला रहे हैं तो सिलिकॉन के स्थान पर Ga आ जाएगा। और यदि हम यहाँ इंडियम मतलब आयन की अशुद्धि मिला रहे हैं तो यहाँ सिलिकॉन के स्थान पर क्या आ जाएगा? इंडियम। तो यदि हम यहाँ पर सपोज करो एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिला रहे हैं तो इस प्रकार का क्रिस्टलीय जालक इसका पुनः बनेगा
ये सिलिकॉन का क्रिस्टलीय जालक था और इस सिलिकॉन के क्रिस्टलीय जालक में मैंने इस सिलिकॉन की जगह जैसे सपोज करो डोपिंग कर दी, सिलिकॉन निकल गया, उसके स्थान पर कौन आ गया? एल्यूमिनियम आ गया। अब जब इसके अंदर एल्यूमिनियम आ गया तो इसके क्रिस्टलीय जालक में क्या फर्क पड़ेगा देखेंगे इधर। तो जहाँ पर सिलिकॉन था वहाँ तो सबके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? वही 4 इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन जहाँ जहाँ पर है वहाँ तो मैंने प्रत्येक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, क्योंकि ये 14 ग्रुप्स के एलिमेंट्स है और इनके आउटर सेल में मतलब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जहाँ एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट्स है? 13, और 13 ग्रुप्स के आउटर सेल में मतलब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जहाँ एल्यूमिनियम है उसके स्थान पर मैंने सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन लगाए? 3 लगाए। बाकी जहाँ जहाँ सिलिकॉन है उन सबके स्थान पर कितने कितने लगा दिए? 4। तो एल्यूमिनियम है वहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सिलिकॉन है वहाँ कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो जहाँ जहाँ सिलिकॉन है वो तो अपने निकटवर्तियों से साझेदारी करके वही कितने कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे? 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो प्रत्येक सिलिकॉन कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं? यहाँ 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो प्रत्येक सिलिकॉन के द्वारा हम 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन आप इसके अंदर देख रहे हो एक कंडीशन यहाँ पर कि इस सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह गया। यदि एक ही इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम के पास होता, मतलब एल्यूमिनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते, तो ये भी इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेता? साझेदारी कर लेता। लेकिन इसका यह स्थान रिक्त रह गया, इसका यह स्थान क्या रह गया? रिक्त रह गया। यहाँ पर इस रिक्त स्थान वाले इलेक्ट्रॉन छिद्रिका को इलेक्ट्रॉन रहित, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन रहित रिक्त स्थान, इस इलेक्ट्रॉन रहित रिक्त स्थान को इलेक्ट्रॉन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रॉन छिद्र या इलेक्ट्रॉन होल कहते हैं। अब क्या होगा इससे? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छिद्र या इलेक्ट्रॉन होल उपस्थित हो गया, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते। 3 ही इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन का स्थान खाली रह गया। इस इलेक्ट्रॉन वाले स्थान को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन छिद्र या इलेक्ट्रॉन होल कहते हैं। अब क्या होगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो ये अपने निकटवर्ती आस पड़ोस वाले परिवार वाले दोस्तों को याद करेगा और कहेगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है, तू दे दे, या इससे कहेगा तू दे दे, या इससे कहेगा तू दे दे। तो किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो ये परोपकारी पड़ोसी इसको एक इलेक्ट्रॉन दे तो देंगे। ये इलेक्ट्रॉन सपोज करो इसने, इस सिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आ गया, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी, लेकिन ये पड़ोसी खाली हो गया। अर्थात यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिक्तिका जैसे ही भरेगी, इलेक्ट्रॉन छिद्र भरेगा, तो पुनः जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है वहाँ इलेक्ट्रॉन छिद्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो ये अपने पड़ोसी से मांगेगा तू दे दे मेरे को, तो इसके पड़ोसी ने यदि इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो गई, लेकिन जिसने दे दिया वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिर कमी हो जाती है। इस प्रकार से पूरे क्रिस्टलीय जालक में इस इलेक्ट्रॉन छिद्र का या इलेक्ट्रॉन होल का क्या होता रहता है? स्थानांतरण होता रहता है, और इस इलेक्ट्रॉन छिद्र के कारण ही ये क्रिस्टलीय या अर्धचालक की चालकता को क्या करता है? बढ़ाता है। तो हम इसके अंदर लिखना नोट करेंगे, जब 14वें वर्ग के अर्धचालक में 13वें वर्ग के तत्व, 13वें वर्ग के तत्वों जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम आदि तत्वों की अशुद्धि
तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इससे बने अर्धचालक को, तो इससे बने अर्धचालक को इससे बने अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अब पी प्रकार का अर्धचालक क्यों कहा इसे? पी का मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आता है? जब किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाती है? कमी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, एक स्थान रिक्त है, इसलिए यहाँ पी बताता है धनात्मकता को, और धनात्मकता का मतलब उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन की किसको प्रदर्शित करता है? कमी को। इसलिए इसे हम कौन से प्रकार का अर्धचालक कहते हैं? पी का। एन वाले अर्धचालक में एन का मतलब होता था नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ऋणात्मकता, ऋणात्मकता का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती थी? अधिकता। तो हम 13वें वर्ग के स्थान पर जब 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाते थे तो 15वें वर्ग के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते थे, तो 4 के स्थान पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते थे? वहाँ 5, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ जाता था। तो उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उस अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती थी, और वहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण वहाँ नेगेटिव चार्ज होता था, इसलिए उसे हमने कहा था एन प्रकार का अर्धचालक। और इसे हम क्या कहेंगे? पी प्रकार का अर्धचालक। पी शब्द इसलिए आया है यहाँ, पी का मतलब पॉजिटिव, मतलब धनात्मकता को प्रदर्शित करता है, जो इलेक्ट्रॉन की किसको बताता है? कमी को। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पी का तात्पर्य पॉजिटिव या धनात्मक है, जो इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। इसके बाद इसी के अंदर नेक्स्ट आगे लिखेंगे, जब सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्रिस्टल जालक में सिलिकॉन के स्थान पर 13वें वर्ग का तत्व जैसे एल्यूमिनियम आ जाता है, तो 13वें वर्ग के तत्वों के पास बाह्यतम कोष में तीन ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण तीन इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन का स्थान रिक्त रह जाता है।
एक इलेक्ट्रॉन का स्थान क्या रह जाता है, रिक्त रह जाता है। देखो हर लाइन जो अपन लिख रहे हैं वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही लिख रहे हैं। यहाँ पर हमने ये लिखा है कि जब इस सिलिकॉन के क्रिस्टलीय जालक में, यदि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी, ये थ्योरेटिकल पोर्शन समझ में आ गया होगा, तो इसका आसानी से मैटर लिख सकते हैं। हमने लिखा है जब सिलिकॉन के क्रिस्टलीय जालक में, क्रिस्टल जालक में सिलिकॉन के स्थान पर, देखो इसका मतलब है कि जब सिलिकॉन का तो क्रिस्टल है, ये पूरा क्रिस्टल किसका है, सिलिकॉन का है, और इसमें जहाँ जहाँ सिलिकॉन है वो सब कहाँ उपस्थित है, क्रिस्टलीय जालक में। तो जब सिलिकॉन के क्रिस्टल में, क्रिस्टल जालक पर या क्रिस्टल जालक में सिलिकॉन के स्थान पर कौन से तत्व आ गए थे, 13वें वर्ग के तत्व। तो यहाँ इस सिलिकॉन के स्थान पर हमने कौन सा वर्ग का तत्व ले लिया, 13वें वर्ग का तत्व। तो मैंने कहा था 13वें वर्ग के तत्वों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो इसके पास ये 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। तो होने कितने चाहिए थे, 4, क्योंकि प्रत्येक सिलिकॉन के पास 4 है। तो एक इलेक्ट्रॉन का स्थान क्या रह गया, रिक्त रह गया। इस इलेक्ट्रॉन का रिक्त स्थान रह गया, जिस इलेक्ट्रॉन के रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन छिद्र या इलेक्ट्रॉन होल। तो लिखेंगे रिक्त रहता है जिसे इलेक्ट्रॉन छिद्र, इलेक्ट्रॉन छिद्र या इलेक्ट्रॉन होल या इलेक्ट्रॉन होल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन छिद्र या इलेक्ट्रॉन होल कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन छिद्र तो उत्पन्न हो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन छिद्र अपने निकटवर्ती परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या कर लेता है, छिद्र समाप्त कर लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर लेता है। लेकिन जहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया है, अब ये इलेक्ट्रॉन छिद्र कहाँ उत्पन्न हो जाएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दान कर दिया। फिर इसी प्रकार से इसके निकटवर्तियों से इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, स्थानांतरित करते रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन छिद्र का भी क्या चलता रहता है, स्थानांतरण चलता रहता है। तो इसी के आगे लिखेंगे जब इलेक्ट्रॉन छिद्र वाला परमाणु जब इलेक्ट्रॉन छिद्र वाला परमाणु या तत्व अपने निकटवर्ती दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो यह इलेक्ट्रॉन छिद्र दाता परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है, दाता परमाणु पर स्थानांतरित। दाता परमाणु का मतलब है कि जैसे इस सिलिकॉन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन छिद्र तो पूरा हो गया, लेकिन अब दिया किसने था, इस सिलिकॉन ने, तो ये छिद्र दाता परमाणु के पास चले जाएगा। तो हमने यही लिखा है कि जब इलेक्ट्रॉन छिद्र वाला परमाणु या तत्व अपने निकटवर्ती दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन छिद्र दाता परमाणु पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन छिद्र का संपूर्ण क्रिस्टल में स्थानांतरण चलता रहता है, जिसके कारण अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। और इसको नोट करने के बाद आप इस सिलिकॉन के अंदर डोपिंग वाला ये डायग्राम बनाओगे, और आपसे मुझे पूरी आशा है कि आप
ने अब तक जो पढ़ा है वो कंप्लीट याद कर लिया होगा कि आप रघुकुल के निवासी हो और रघुकुल के अंदर एक ही वचन चलता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण त्याग दोगे लेकिन आप वचन को नहीं त्यागोगे। बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से मैं आपको बार बार आपकी प्रशंसा करके आपको बहुत ज़्यादा उत्साहित करता रहूँगा। आप ये डायग्राम भी बनाते जाओ, साथ में आपसे बात करते रहता हूँ। इतने देखो, प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूर है, मोटिवेट करना बहुत ज़रूर है, लेकिन कौन सी दिशा में किस प्रकार से मोटिवेट करे व्यक्ति को, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। दो प्रकार के अधिगम होते हैं, एक नकारात्मक अधिगम और एक होता है धनात्मक अधिगम। नकारात्मक अधिगम होता है जो व्यक्ति को गलत दिशा में लेके जाता है और धनात्मक अधिगम होता है जो व्यक्ति को सही दिशा की ओर लेके जाता है। तो अपने पेरेंट्स को या अपने छोटे भाई बहनों को, हमको या हमारे बच्चों को किस प्रकार से उत्साहित करना चाहिए, एक उदाहरण देखना। एक्चुअल का उदाहरण है। एक छोटा सा लड़का शक्तिमान देख रहा था टीवी पर, और शक्तिमान देखते देखते शक्तिमान जैसे ही घूम के फिर के उड़ता था, तो वो उस लड़के को भी आदत लग गई, वो भी उड़ने की कोशिश करता, ये घूमता और माता पिता वहाँ बैठे रहते, है शाबाश, अरे वाह मेरे बेटे बहुत शक्तिमान बन गया रे तू, मतलब खुश होते, उसको उत्साहित करते। अब बताओ वो शक्तिमान बन रहा है, जो सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, और उसको जो पुरस्कार मतलब उसको जो उत्साहित कर रहे हैं घर वाले, वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अपने मन में सोचना है एक बार इसको, फिर मैं बताऊंगा जब आपको रिजल्ट पता लगेगा। घूमता रहा, घर वाले खुश होते रहे, फिर दूसरे दिन शक्तिमान आया, फिर वो घूमा, वाह मेरे बेटे वाह मेरे बेटे, घर वाले खुश हुए। एक दिन रिश्तेदार आए, टीवी भी नहीं चल रही थी, तो रिश्तेदार से गए, देखो ये शक्तिमान तरह घूमता है, गोलू घूमना शक्तिमान की तरह। तो रिश्तेदारों के सामने भी शक्तिमान की तरह घूमने लग गया, और रिश्तेदार वाह बेटे बहुत अच्छा कर रहा है। एक दिन ऐसा आया, तो जैसे शक्तिमान तीसरी मंजिल पे से कूदता था ना, तो बेटों को बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई कि मेरे घर वाले खुश है, रिश्तेदार खुश है, क्यों ना अपन नीचे घूमने पर ही इतनी अपनी प्रशंसा कर रहे, ऊपर से कूद जाएंगे तो कितनी प्रशंसा करेंगे। तो घर वाले तो नीचे कोई काम में व्यस्त थे, बेटा तीसरी मंजिल पे शक्तिमान बनकर नीचे कूद गए। अब बताओ, यदि घर वाले उसी समय उसे उत्साहित नहीं करते कि वाह बेटे वाह शक्तिमान बन रहा है, तो उसे इस तर्क तक पहुंचने की कोई कंडीशन में नहीं पहुंच सकता था, ये दुर्घटना रुक सकती थी। लेकिन उसे जो प्रोत्साहन दिया गया है, मतलब उसे जो पुरस्कार दिया गया, उसे उत्साहित किया गया है, कौन सी दिशा में उसे उत्साहित करना चाहिए, कौन सी दिशा में मोटिवेट नहीं करना चाहिए, ये हमारे बड़ों को, ये हमको पता होना चाहिए कि हमारे मन या मस्तिष्क के अंदर सभी प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन कौन से विचार को हमें स्टेबल रखना है, स्थायी रखना है, कौन से विचार को स्थायी नहीं रखना है। इसलिए मन पर कंट्रोल करना और कौन से अधिगम को कौन सी दिशा में आपको लेके जाना है, वो आपको ध्यान रखना है। ये डायग्राम बना लिया होगा। इस प्रकार से हमने अर्धचालकों के प्रकार की चर्चा की थी। अर्धचालक दो प्रकार के पढ़े थे, एक एन प्रकार का अर्धचालक और एक कौन से प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का। एन प्रकार का अर्धचालक मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, एक बार ध्यान से समझोगे। दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस एन और पी के अंदर ध्यान रखना। एन का मतलब ध्यान रखना नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। देखो सामान्यतः ये सिलिकॉन का अर्धचालक है। प्रत्येक सिलिकॉन के पास, देखो एक चीज बता देता हूँ, जैसे 13वें वर्ग का तत्व है, 14वें वर्ग का तत्व है, या 15वें वर्ग का तत्व है, या 16वें का है, या कोई 17वें का है, या कोई 18वें का है, इसका जो अंतिम अंक है जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये उसमें उपस्थित बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाते हैं। मतलब 13वें वर्ग का कोई सा भी तत्व हो, 13वें वर्ग का कोई सा भी तत्व हो, इन सबके बाह्यतम कोश में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14वें वर्ग का कोई सा भी तत्व हो, 14वें वर्ग का कोई सा भी तत्व हो, इन सबके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 15वें वर्ग का कोई सा भी तत्व हो, इन सबके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 16वें वर्ग का कोई सा भी तत्व हो, इन सबके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इस प्रकार से 17वें वर्ग का कोई सा भी तत्व हो, इन सबके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब हम बात कर रहे थे यहाँ कि सिलिकॉन कौन से वर्ग का तत्व है? 14वें वर्ग का।
इसलिए इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो प्रत्येक सिलिकॉन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये 4 इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती दूसरे परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करके एक सिलिकॉन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे परमाणु के अन्य 4 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करके 4 कोवलेंट बॉन्ड मतलब 4 सहसंयोजक बंधों का क्या करता है? निर्माण करता है। ये सभी सिलिकॉन में प्रत्येक परमाणु ने 4-4 बॉन्ड बना रखे हैं और ये 4-4 बॉन्ड्स उपस्थित होने के कारण यहाँ पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त आयन नहीं है। इसलिए ऐसी कंडीशन में अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। अब इसमें डोपिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसमें अशुद्धि क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि हम इसकी चालकता को क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में शुद्ध या नैज अर्धचालक में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त होल या मुक्त आयन नहीं होने के कारण ऐसी कंडीशन में इस अर्धचालक की चालकता बहुत क्या होती है? कम होती है। अब इसकी चालकता को क्या करना है? बढ़ाना है। तो चालकता को बढ़ाने के लिए इसके अंदर क्या की जाती है? डोपिंग। और डोपिंग का तात्पर्य है अशुद्धि मिलाना। डोपिंग का मतलब क्या है? इसके अंदर क्या मिला रहे हैं? अशुद्धि मिला रहे हैं। अब इसमें अशुद्धि 2 प्रकार से मिलाई जा सकती है। या तो इसके 4 इलेक्ट्रॉनों से कोई कम इलेक्ट्रॉन वाले की अशुद्धि मिलाए या इस 4 इलेक्ट्रॉनों से कोई अधिक इलेक्ट्रॉन वाले की अशुद्धि मिलाए। तो एक बार तो हमने इसके अंदर मिलाई 15वें वर्ग की अशुद्धि, और जब 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई तो 15वें वर्ग के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 5। और ये बॉन्ड कितने कितने बना रहा है? 4। तो जब 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन है तो साझेदारी करके वही 4 सहसंयोजक बंध बना लिए और 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में हो गया। और उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही इस अर्धचालक की चालकता क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। जहाँ n का मतलब हमने नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक और ऋणात्मक का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता को प्रदर्शित किया। अब दूसरे प्रकार की अशुद्धि मिला रहे हैं। यदि हम 15वें वर्ग की अशुद्धि नहीं मिलाकर कौन से वर्ग की मिलाए? 13वें की। तो 13वें वर्ग के अंदर बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी तो कर लेगा। अब चौथे इलेक्ट्रॉन की जहां साझेदारी होनी चाहिए थी वहां चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन रहित, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन रहित रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन छिद्र या इलेक्ट्रॉन होल कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन होल पूरे क्रिस्टल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता रहता है। तो इस इलेक्ट्रॉन होल के गतिमान होने के कारण या चलायमान होने के कारण इस अर्धचालक की चालकता क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। अब अर्धचालकों के उपयोग, ये 2 प्रकार के अर्धचालक हमने पढ़ लिए, N प्रकार का और P प्रकार का। तो डायोड बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में आपने देखा होगा कि जो जापान के अंदर अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा होगा कि ज़मीन की सतह से लगभग 2 मीटर या 1.5 मीटर ऊपर ट्रेन चल रही है और उस ट्रेन की स्पीड लगभग 200 प्रति किलोमीटर घंटा। कहने का मतलब 200 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर तय करने वाली ट्रेन है। 200-250 इससे भी अधिक स्पीड उस ट्रेन की हो सकती है जो पृथ्वी से टच नहीं करती है। पृथ्वी से वो ट्रेन मतलब पटरी से लगभग 1.5 से 2 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। और उसकी गति इतना अधिक होने के कारण क्या है? क्योंकि यदि वो पृथ्वी से या पटरी से टच करेगा तो घर्षण बल अधिक लगेगा और घर्षण बल के कारण उस गति या ट्रेन की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन जब वो पृथ्वी से इतनी दूरी पर चल रही है तो घर्षण बल क्या हो गया? कम हो गया। और कम घर्षण बल के कारण वो ट्रेन की गति क्या हो जाती है? स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि वो जमीन को बिना टच किए इतनी ऊपर चल रही है? उसका रीजन भैया यही है, अर्धचालक। वहां भी पटरियों के निर्माण में किसका उपयोग किया गया है? अर्धचालक। और इस अर्धचालक के कारण चुंबकत्व उत्पन्न होता है और उस चुंबकत्व के कारण ही वो जमीन से लगभग 1.5 से 2 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। तो अर्धचालक आने वाले भविष्य में बहुत उपयोगी है और प्रेजेंट टाइम में बहुत उपयोगी है। डायोड के, ट्रांजिस्टर के आदि के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? अर्धचालक का। तो हम देखते हैं यहाँ नेक्स्ट पॉइंट, अर्धचालकों के उपयोग। नेक्स्ट पॉइंट डालोगे अर्धचालकों के उपयोग। अर्धचालकों के उपयोग।
पहला उपयोग लिखोगे अर्धचालकों का उपयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में किया जाता है। अर्धचालक का उपयोग डायोड के निर्माण में किया जाता है। अर्धचालक का उपयोग ट्रांजिस्टर, अर्धचालकों का उपयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में किया जाता है। और इसी अर्धचालक का उपयोग जो प्रकाशिक डायोड होता है, जो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसके निर्माण में भी किया जाता है। तो मुख्य उपयोग तीन आपके ट्रांजिस्टर, डायोड। अब आप फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे एन प्रकार का और पी प्रकार का। तो एन के अंदर तो क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ोगे आप ये टॉपिक। और पी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एन और एन प्रकार के दो अर्धचालकों के बीच में पी प्रकार के अर्धचालक की परत पाई जाती है। और यहाँ इसका मतलब है कि P और P दो प्रकार के अर्धचालकों के बीच में कौन से प्रकार के अर्धचालक की परत पाई जाती है? N प्रकार की। इस प्रकार से इसको भी कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो अपने केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है, ये फिजिक्स के अंदर है। आप फिजिक्स के अंदर इनकी चर्चा करो। अब हमने वैद्युतीय गुणों की चर्चा कर ली। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है ठोसों के चुंबकीय गुण। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का ठोसों के चुंबकीय गुण। हेडिंग लगाओगे ठोसों के चुंबकीय गुण। ठोसों के चुंबकीय गुण के अंदर क्या बताया गया है कि प्रत्येक ठोस का जो इलेक्ट्रॉन है या कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है, वह इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। और इलेक्ट्रॉन के अंदर चुंबकीय गुण होने के दो कारण हैं। वो दो कारण कौन कौन से हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा में गति या कक्षीय गति इलेक्ट्रॉन की, और एक है इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष पर गति या अपने अक्ष पर चक्रण। चक्रण का मतलब चक्र लगाना, या अपने अक्ष पर गति, और एक इलेक्ट्रॉन की कक्षा में गति। इन दो कारणों के कारण इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सा गुण उत्पन्न होता है? चुंबकीय गुण। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाता है कि ठोसों में चुंबकीय गुण पाया जाता है, क्यों? तो ठोसों में चुंबकीय गुण का कारण होता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की कितने प्रकार की गति? दो प्रकार की गति। एक तो होती है इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति, एक होता है इलेक्ट्रॉनों का अपने अक्ष पर चक्रण। ये अपने अक्ष पर चक्रण के कारण और अपनी कक्षा में गति के कारण इसके अंदर कौन सा गुण उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय गुण। तो सबसे पहली लाइन हम ये लिखेंगे कि ठोसों में चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉनों के कारण पाया जाता है। ठोसों में चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉनों के कारण पाया जाता है तथा इन इलेक्ट्रॉनों में निम्न दो प्रकार की गति चुंबकीय गुण का कारण बनती है।
चुंबकीय गुण का कारण होती है। कि आपसे पूछ लिए कि ठोसों में चुंबकीय गुण होता है, क्यों, उसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये निम्न दो प्रकार की गति है। पहला है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। कक्षीय गति का मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में क्या करता है, गति करता है। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर घूर्णन या चक्रण, इलेक्ट्रॉन का अक्ष पर चक्रण या इलेक्ट्रॉन का चक्रण। इन दो कारणों के कारण कोई भी ठोस है, उस ठोस के अंदर कौन सा गुण उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी ठोस के चुंबकीय गुण की जो गणना करते हैं वो चुंबकीय आघूर्ण की सहायता से करते हैं, और चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है जो बोर मैग्नेटॉन। ध्यान रखना, एक एक लाइन से छोटा छोटा क्वेश्चन बना हुआ है कि चुंबकीय गुण की गणना किसकी सहायता से की जाती है, चुंबकीय आघूर्ण की सहायता से। और चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या होती है, बीएम। बीएम का मतलब बोर मैग्नेटॉन। तो नेक्स्ट लाइन हम यहाँ लिखेंगे, ठोसों में चुंबकीय गुण की गणना चुंबकीय आघूर्ण की सहायता से, चुंबकीय आघूर्ण की सहायता से की जाती है, जिसकी इकाई बोर मैग्नेटॉन, जिसे शॉर्ट रूप में प्रदर्शित करते हैं बीएम से, बोर मैग्नेटॉन होती है। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है वो भी मैं यहीं लिखा देता हूँ। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n×n+2 और इसकी इकाई होती है बीएम, बोर मैग्नेटॉन। इस फॉर्मूले की सहायता से हम चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं। और यहाँ n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नंबर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नंबर मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसे यहाँ तक नोट करोगे। इसके बाद में ठोसों को इनके चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 भागों में बांटा है। 5 भाग कौन कौन से हैं इनके, जिनके बारे में हम लिखेंगे। तो नेक्स्ट लाइन के अंदर हमें लिखना है ठोसों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर निम्न 5 भागों में
वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है अनुचुंबकीय, दूसरा है प्रतिचुंबकीय, तीसरा है लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। चौथा है हमारा फेरोचुंबकत्व या जिसे हम कहते हैं डोमेन संख्या। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और एक है हमारा फेरोचुंबकीय, मतलब इसे हम प्रति लौह चुंबकीय लिख दो सीधा हिंदी में, प्रति लौह चुंबकीय, प्रति लौह चुंबकीय। अनुचुंबकीय हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया, लौह चुंबकीय हो गया, प्रति लौह चुंबकीय हो गया। इस प्रकार से 5 भागों में बांटा, एक और बच गया 5वां, इसे कहते हैं फेरोचुंबकत्व। तो ये 5 टाइप्स हो गए चुंबकीय गुणों के आधार पर, जिनकी चर्चा एक एक करके हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।